जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अ, हम आज से अपने जीके के मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो जीके का मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं। उससे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके क्लासेस बाय गौतम पाल सर। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है जीके क्लासेस बाय गौतम पाल सर। अदरवाइज इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्द जीके के सेट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो जीके के सेट होंगे इसमें 38 क्वेश्चंस हर एक सेट में हम आपको देंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये जो जीके का सेट होगा पुलिस ये यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए सेट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये जो भी भारत के अंदर वनडे एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो साथियों चलते हैं बिना किसी दूर देरी किए। ठीक है, और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहले सवाल में पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। दोस्तों, इसमें बंगाल विभाजन के रद्द करने की डेट पूछी गई है। तो अगर देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन, तो आपको बंगाल विभाजन के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला सवाल बंगाल विभाजन से क्या पूछा जाता। बंगाल विभाजन से सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत में वायसराय कौन था। ठीक है, एक तो वायसराय पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी लागू होने की तारीख क्या थी, ठीक है, बंगाल विभाजन की। और तीसरी चीज, ये रद्द कब हुआ। ठीक है, तो लगभग लगभग ये तीन चीज तो आपको पता होनी चाहिए बंगाल विभाजन में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो देखो, जो वायसराय था उस टाइम पर उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1899 से 1905 तक इसका टाइम पीरियड था। और ये बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं लागू कब हुआ ये, तो इसकी तारीख याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू किया गया। और अगर बात करते हैं रद्द करने की, तो देखो आपको याद रखना है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता। दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है, यानी 1911 में ही रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। ठीक है, तो साथियों अगर यहाँ से एक दो बात और मैं बताऊँ दिल्ली दरबार से ही, तो दिल्ली दरबार से ही हमारी, यानी 1911 में ही हमारे जो देश की राजधानी हुआ करती थी वो पहले कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र करने की जो घोषणा की गई थी वो भी 1911 में ही की गई। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात आपको इस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल आपसे है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। आपसे पूछा गया है मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। तो इनमें से मिजोरम की राजधानी हमें बताना है कहाँ पर है। तो आपको पता होगा कि मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इसका, ठीक है। अगर बात करते हैं देखो ईटानगर की, तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है, आपको याद होगा ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगर कोहिमा की बात करते हैं तो कोहिमा कहाँ की राजधानी है, ये नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, और अगर बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है। साथियों आपको ध्यान होगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो साथियों देखो स्टेट और कैपिटल ये भी आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है, मध्य अवधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है, यानी मध्य अवधि ऋण जो है वो कब तक के या किस अवधि के लिए दिया जाता है। दोस्तों अगर देखो बात करते हैं लोन की यानी ऋण की, तो भारत में तीन प्रकार के लोन या ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, इनको ऋण या लोन बोलते हैं। और तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, आपको तीनों के नाम मैं बता रहा हूँ और किस किस अवधि के लिए दिए जाते हैं, इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है,
पहला तो होता अल्पकालिक लोन, कौन सा, अल्पकालिक, अल्पकालिक लोन, ठीक। दूसरा होता मध्यकालीन लोन, मध्यकालीन लोन। और जो तीसरा होता है उसका नाम है दीर्घकालिक लोन, ठीक है, दीर्घकालिक लोन। ये तीन प्रकार के लोन होते हैं। और अगर बात करते हैं इनकी अवधि क्या क्या होती है, तो 15 माह, 15 माह से कम, 15 माह से कम अवधि के लिए अगर दिया जाएगा तो वो अल्पकालिक लोन कहलाएगा, ठीक है। और अगर 15 माह से 5 वर्ष के लिए अगर कोई लोन दिया जाएगा तो वो मध्यकालीन लोन कहा जाता है उसको। और अगर 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर कोई लोन दिया जाएगा तो उसको दीर्घकालिक लोन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में 3 प्रकार के लोन हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक 15 माह से कम, मध्यकालीन 15 माह से 5 वर्ष के बीच, और दीर्घकालिक लोन 5 वर्ष से अधिक समय। तो इसमें मध्यकालीन के बारे में पूछा गया था, यानी जो दूसरा है इसके बारे में पूछा। मध्यकालीन लोन का जो समय होता है वो 15 माह से 5 वर्ष के बीच होता है, यानी इस पे ऑप्शन सी हमारा हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित। दोस्तों देखो, अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म की, क्योंकि ये संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं, पहली बात तो बौद्ध धर्म का आपको संस्थापक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एंड साथियों, अगर इनसे रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट आपको बताऊं, जैसा कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, एक गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, एक सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है इनकी। तीसरा, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है इनकी, ठीक है। और चौथा, अगर आप याद रखना चाहो तो चौथा याद रख सकते हो कि जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया, ठीक है। तो ये तो 3-4 घटनाएं याद रखनी है आपको। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो आप हमेशा याद रखोगे महानिष्क्रमण, महानिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है इनकी, ज्ञान प्राप्ति की घटना को इनकी निर्वाण कहा जाता है, ठीक। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड बातें हो गई। सेकंड चीज क्या है कि हीनयान और महायान किस धर्म से रिलेटेड है। देखो, ये हीनयान और महायान दो भागों में दो भागों में ये जो बौद्ध धर्म था ये धर्म बटा, ठीक है। और सवाल पूछा जाता है ये कब बटा था, तो इनके 4 बौद्ध संगति हुई और चौथी बौद्ध संगति जो हुई, जो कि कनिष्क के समय में हुई थी, तो कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसी समय में ये हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, तो आपको ये बात याद है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता, संघीय सरकार की कौन सी इनमें से एक विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और एकल नागरिकता, इनमें से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि संघ तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो एक संघ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये बातें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा सहायक होता है उसके बारे में बात की जाए।
देखो इसका सही आंसर जो होगा वो तो होगा थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हो। अगर बात करते हैं इसके लिए तो एंजाइम थ्रोम्बिन होगा। और अगर कई बार पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन सहायक होता है तो आपको याद रखना है विटामिन के जो है वो सहायक विटामिन है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो 2-3 एंजाइम एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इनके बारे में, तो पहला है ट्रिप्टेस। जो ट्रिप्टेस एंजाइम है इसका कार्य क्या है? तब तक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको पता हो तो। एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है? ठीक है, एमाइलेज का कार्य क्या है? एक एंजाइम पूछा जाता एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। दोस्तों इनके कार्यों के बारे में अगर बात करते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, तो ट्रिप्टेस जो एंजाइम है इसका जो कार्य होता है, ट्रिप्टेस एंजाइम का कार्य होता है ये जो है वो कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में ये एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये शिशुओं में पाया जाता है और ये दूध के पाचन यानी दूध का पाचन करने में मदद करता है, पाचन करने में मदद करता है। ठीक है। अगर बात करते हैं एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है ये? तो ये एमाइलेज जो है वो ग्लूकोज को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है। अगर बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम की, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये भोजन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, भोजन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, भोजन को पेप्टाइड में बदलने का होता है पेप्सिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। और बाकी ये भी आपको फैक्ट जो मैंने बताए ये आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता तो कहाँ पर इसमें अपील हम करेंगे? ठीक है, देखो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कहाँ पर? उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में या उपयुक्त कोई नहीं। देखो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील की जा सकती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की यानी मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 के अगर बात करते हैं आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक। ठीक। अच्छा, अगर दोस्तों यहीं पर एक बात और कर ली जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो ये जो रिट जारी करता है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी की जाएगी? ठीक है, तो इनके आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी की जाती है। ठीक। और हाई कोर्ट की अगर बात कर देते तो हाई कोर्ट में 200 हाई कोर्ट में जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी। ठीक है। कितने प्रकार की रिट जारी होती हैं? तो 5 प्रकार की रिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी दूसरी वीडियो में, अन्य वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी। और तब तक के लिए अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है 5 रिट के नाम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा, देखो दोस्तों 3 दर्रों के आपको नाम याद रखना है। एक तो होता पालघाट दर्रे के बारे में पूछा जाता पालघाट दर्रा, एक पूछा जाता भोर और घाट दर्रा, और एक पूछा जाता घाट पाल घाट दर्रा। ये 3 दर्रे हैं जिन 3 दर्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली सवाल बनता है कि ये कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट हो। ठीक है, तो थाल घाट की बात करते हैं तो ये थाल घाट मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी ये जो है वो महाराष्ट्र में है और मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, भोर घाट की बात करते हैं तो ये भी महाराष्ट्र में है और ये मुंबई को
ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, ठीक है, पुणे से कनेक्ट करता है। और जो पालघाट दर्रा है ये कोचीन, कोचीन कहाँ पर है, केरल में। तो कोचीन को ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कोचीन को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि ये दो राज्यों को जोड़ता है, तो कौन कौन से राज्य हो गए, केरल और दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर, यानी जो हमारे संविधान के द्वारा राज्यपाल आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है इस सवाल का जवाब 104वां संविधान संशोधन था, और जो कि कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो था यानी इसका जो ये अधिनियम आया था और इसके द्वारा ये जो संशोधन हुआ था ये अब समाप्त किया गया, ठीक है। तो 104 संविधान संशोधन था जो कि 2019 में ये लागू हुआ, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है ये हटा दिया गया, समाप्त कर 4वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल पूछा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, यानी किसके द्वारा इसमें आईसी चिप का निर्माण होता है, प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, या ऊपर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। कौन कौन से सेमीकंडक्टर हैं दोस्तों जिनसे आईसी चिप का निर्माण होता है, तो दो सेमीकंडक्टर के नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से, एक तो होता सिलिकॉन, एक तो सेमीकंडक्टर का नाम आपको याद रखना सिलिकॉन, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है उसका नाम है जर्मेन, क्या नाम है, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये दो सेमीकंडक्टरों के नाम याद रखें जिनसे आई बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस पर्वत श्रेणी में आती है, तो हिमालय पर्वत कैसा है हमारा, वो वलित यानी फाउंटेन पर्वत है, ठीक है। तो वलित पर्वत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संसद में सम्मिलित है, यानी भारतीय संसद जो है, अगर बात कर लेते हैं संसद की, तो संसद जो है, पहली बात तो ये बताना है आपको कि संसद का उल्लेख जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में, ठीक है। तो संविधान का जो उल्लेख है वो 79 आर्टिकल में है, और इस संसद के अगर बात करते हैं अंग कितने हैं, तो उसके 3 अंग हैं, और 3 अंग में कौन कौन आ जाता है, सबसे पहले तो आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा आ जाता लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के प्रमुख अंग माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं संसद के सदन कौन से होते हैं, तो संसद के सदन दो होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, लोकसभा ये संसद के सदन है, ठीक है। सदन के बारे में पूछा जाए तो दो, राज्यसभा और लोकसभा, और अंक के पूछे जा रहे हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेट स्केप नेविगेटर एक क्या है, देखो नेट स्केप नेविगेटर क्या है, ये एक ब्राउज़र है, ठीक है। क्या है ये एक ब्राउज़र है, ठीक है। इसके जरिए आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो, यानी इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र या वेब पृष्ठ परिवर्तक इसका हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, यानी जो गाय का दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन के कारण। अच्छा साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हालांकि उसके आंसर अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सवाल पूछा जाता है कि जो गाजर का गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, एक पूछा जाता हल्दी का हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, एक पूछा जाता सेब सेब का लाल रंग किसके कारण होता है,
एक पूछा जाता मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता। एक पूछा जाएगा मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको क्वेश्चन बताने हैं। गाजर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो आप क्या कहोगे क्या होता है, तो ये होता है इसमें लाइकोपीन। लाइकोपीन, तो लाइकोपीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। ठीक है, हल्दी का रंग जो पीला होता है वो होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन पिगमेंट के कारण। सेब का लाल रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन। एंथो एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन, और जो हरा रंग होता है मिर्च का वो होता है कैप्सिन के कारण। कैप्सिन के कारण। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखना है। गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण, और मिर्च का हरा रंग कैप्सिन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। देखो, अगर बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा हुआ था, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो देखो ये जापान में हुआ था। और अगर सन पूछा जाए तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, जापान के क्योटो में, क्योंकि ये जो क्योटो है ये एक शहर है, और कहाँ का, जापान का ये एक शहर है। ठीक है, 1997 आपको सन भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट क्या है, पेंसिल लेड निम्न में से बना होता है, यानी जो पेंसिल लेड होता है हमारा वो किसका बना होता है, तो बहुत इजी सवाल है, ग्रेफाइट का ये पेंसिल लेड बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट क्या जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इससे क्या तात्पर्य है वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व, या उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, या शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, या उपर्युक्त में से का सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। यही है मिस्टर अर्थ। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको ये आता हुआ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। ये पृथ्वी जो है वो किस दिशा में घूमती है, तो ये भी बड़ा ही कॉमन सवाल है। पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो पृथ्वी हमारी घूमती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर। और इस पृथ्वी के घुमाव के ही कारण क्या होता है, इसके कारण ही दिन व रात होती है। सवाल अगर पूछा जाए कि दिन और रात होने के कारण क्या है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है इसी के कारण दिन रात होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, तो इनको बोलते हैं सिराको पवनें। ठीक है, तो सिराको पवनें जो है गर्म धूल से लदी होती हैं। ठीक है, जिनको सिराको कहा है। ठीक, ये कुछ देशों में से गुजरती हैं, जैसे ट्यूनीशिया से गुजरती है, चिली से गुजरती है, इटली वगैरह से जो गुजरती है, यही सिराको पवनें हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी विद्युत मोटर का जो कार्य है वो क्या है, विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी ऑप्शन डी सही है। एक इसका क्या होता है, एक इसका उल्टा होता है जिसका नाम होता है डायनामो। तो डायनामो का क्या कार्य होता है, तो डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है, यानी बदलने का काम करता है डायनामो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी देखो जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर जो है वो किसको कहा जाता है, वो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी तृतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आती है सर्विस सेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप महाद्वीप में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, कुल देश कितने हैं, ये सवाल कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकंड चीज आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका का बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ये फैक्चुअल डाटा है, एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सीवी रमन जो है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो था, उनको उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है जहाँ नगद फसल उगाई जाती हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता रोपण खेती। ठीक है, रोपण खेती। रोपण खेती क्या है, रोपण खेती के उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं, जैसे देखो इसके अंतर्गत एक तो आ जाता चाय। ठीक है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब रोपण खेती हो। हालांकि धान जो है, धान वो भी रोपण खेती में ही आ जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है भारत में अली बंधुओं, यानी अली बंधुओं के नाम से कौन कौन जाते जाते हैं, एक तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, अली बंधुओं के नाम से इन दोनों को जाना। ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो देखो शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1920 में आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, हालांकि इसका जो नेतृत्व था, का नेतृत्व जो किया था वो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कहाँ के थे, तुर्की। ठीक है, टर्की कह सकते हो। और अच्छा, इन मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक तुर्की का जनक, आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहा जाता है, इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट सवाल, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर यूडीएच यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है वो बताना। ठीक है, तो इसमें क्या गया है हमारा, गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा, गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी। देखो ये जो उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है और महान्यायवादी की भी नियुक्ति होती है। महान्यायवादी का आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है। लेकिन ये जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, ठीक है तो ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिनका संबंध जो है या जिनका पद आर्टिकल 165 में बताया गया है, इनको जो अपॉइंट करता है, इनकी जो नियुक्ति करता है, वो किसके द्वारा की जाती, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इतनी बात याद रखना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी इनको जो अपॉइंट करता है वो राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट नहीं करता। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना। ठीक, एक वैज्ञानिक के साथ साथ ये क्या थे, एक उद्योगपति भी थे। ठीक है, तो कौन थे आपको सबको पता होगा, विक्रम भाई साराभाई। ठीक है, यानी विक्रम साराभाई जो थे वो एक उद्योगपति भी थे और एक महान वैज्ञानिक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ। देखो आपको पता होगा या नहीं पता तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या क्या रखना होगा याद,
देखो मैं बताता हूँ आज आपको मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है। मुस्लिम लीग, एक बंगाल विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जो कि ढाका में होती है और 1906 में होती है, ठीक है। किसके द्वारा की गई, तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, एक तो आगा खां, आगा खां, और सेकंड सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और स्टार्टिंग में इसका जो कार्य था वो क्या था, या ये क्या काम करती थी, तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन का अंग्रेजी शासन का समर्थन अंग्रेजी शासन का समर्थन करती थी, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी अंग्रेजी शासन का समर्थन करती थी, लेकिन बाद में जाकर के, ठीक है, बाद में जाकर के जो जिन्ना वगैरह आया, उसने 1916 में इसने क्या किया, आईएनसी का समर्थन करना शुरू कर दिया, ठीक है। आईएनसी का समर्थन करना शुरू कर दिया, और उस टाइम पर 1916 में आईएनसी का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है। आईएनसी का अधिवेशन था, और आईएनसी का जो अधिवेशन वो चल रहा था वो कहाँ पर चल रहा था, आईएनसी का अधिवेशन ये लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है, यानी लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था। इसीलिए इसीलिए इस तारीख को यानी 1916 में ही कहा जाता कि लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, यानी ऑप्शन ए। इसी में क्या हुआ था, इसी में आईएनसी का मुस्लिम लीग ने समर्थन देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक, ए बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक में से कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका नाम NR नारायण मूर्ति जो है वो इसके राइटर है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है, तो कौन सा मौलिक अधिकार था ये, तो मौलिक अधिकार था ये, छुआछूत का मतलब है अनटचेबिलिटी, ठीक है। और अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 17 में ये बताया गया है। और आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 14 से 18 है इसमें क्या है, इसमें है हमारा समानता का अधिकार इसमें बताया गया है, ठीक है, समानता का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है, खालिस्तान ने जब 1994 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, तो इनमें से कौन सा था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बाबर, ठीक है। यानी बाबर जब फरगने पर अधिकार करता है यानी उत्तराधिकार प्राप्त करता है तो उस टाइम पर ये 12 वर्ष की अवस्था में था, ठीक है, यानी 12 वर्ष का था, तो सही आंसर हो जाएगा बाबर। अच्छा देखो, भारत बाबर ने भारत में जो मुगल सत्ता है, तो मुगल सत्ता की शुरुआत कब की थी, तो आपको याद रखना 1526 में। और 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, ठीक है। 1526 में इसने क्या किया था, इसने इब्राहिम लोदी को हराकर ने क्या कर दिया, भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल क्या है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कहाँ पर तो ये अमृतसर पंजाब, ठीक, अमृतसर पंजाब। तो इस समय यानी यहाँ पर जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। अच्छा अगर सवाल पूछा जाए कि जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो आपको पता होगा कि 1940 में सरदार उधम सरदार उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी, जनरल डायर की। अच्छा एक सवाल आपको बताना है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसकी जांच के लिए
जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा है? तो ये स्त्री केशर होता है, आपको सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन, ठीक है। चलते नेक्स्ट पर, भारत और खालिस्तान के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच में है? तो आपको पता होगा श्रीलंका में, ठीक है, भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है? देखो अगर बात करते हैं इब्सा की, तो जो इब्सा है, तो इस इब्सा में कितने सदस्य देश हैं? पहली बात तो आपको ये बात याद, ठीक है। इब्सा जो है वो तीन तीन देशों का संगठन है, तीन देशों का संगठन। और ये तीनों देश जो है, ये तीनों देश कैसे हैं? ये तीनों देश तटीय देश है, ठीक है। कैसे देश है? तीनों देश तटीय देश है, ठीक है। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 जून 2000 6 जून 2003 को इसकी हुई थी। अगर बात करते हैं तीन देश कौन कौन से हैं ये जो इसमें शामिल है, तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर है, ठीक है। यानी भारत भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन मंगोलिया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। यानी इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित, ठीक है। यानी 101वां जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, जीएसटी जो है, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी से संबंधित है ये जो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगर बात करते हैं जीएसटी, जीएसटी भारत के किस राज्य से शुरू हुई? भारत में ये असम राज्य से शुरू हुई थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कब से? तो 2017 से, ठीक है, 2017 से शुरू की गई जीएसटी। अगर बात करते और जीएसटी के बारे में, तो इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया कि जीएसटी का उल्लेख जो है किस आर्टिकल किया गया है, ठीक है। तो 246A के द्वारा जीएसटी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्न में से कीव किस देश की राजधानी है? यानी कीव जो है वो किस देश की राजधानी है? तो आपको हमेशा याद रखना है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये जो सर्बिया है, तो सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी क्या है आपको याद रखना, बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की राजधानी। अगर बात करते हैं जो माल्टा है, माल्टा, तो माल्टा की राजधानी, तो माल्टा की राजधानी है वालेटा, क्या है? वालेटा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं अंडोरा की, तो अंडोरा की जो राजधानी है वो अंडोरा की है अंडोरा ला विले, अंडोरा ला विले, ये इसकी राजधानी, ठीक है, अंडोरा की। तो साथियों ये हमारे 38 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो इस सेट में थे। और यूपी पुलिस में ही, यूपी पुलिस में जो पूछे जाते हैं वो 38 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के आपसे, ठीक है। तो आप इनको बेहतर तरीके से तैयार करिए, जो आपको नई चीज़ें लगी हो उनको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर अपने 2 के साथ। आज जो प्रैक्टिस सेट था ये 1 था, ठीक है। यानी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस आएंगे, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो साथियों चलिए, ध्यान रखना अपना, ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करते जाना, ठीक। एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास। जय हिंद।